स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। आज एक बार फिर आपका दोबारा स्वागत है इस चैनल पर। देखिए अभी हमने जो पिछली वीडियो में जो पढ़ा हमने और आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं वो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए पिछली वीडियो में हमने जो भी जाना वो हमने देखा कि इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन देख लिया था हमने कि इसमें एग्रीकल्चर में क्या क्या चीजें पढ़नी है, सारी चीजें हमने ये देख ली थी। और एक बार और ये भी देख लेते हैं कि पिछली वीडियो में क्या क्या हमने देखा था। देखिए पिछली वीडियो में हमने ये सब देखा था कि हमको टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ना है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग पढ़ना है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, मेजर क्रॉप्स, ये सब चीजें हमने देखी थी कि पिछली वीडियो में हमने ये सब चीजें देखी थी। चलिए अब हम आगे चलते हैं, इसमें इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में और एक टाइप्स ऑफ जो फार्मिंग है उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए पहला वर्ड है कि हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है पहला देखिए। अब ये एग्रीकल्चर, जब एग्रीकल्चर आप समझते हैं तो आपके दिमाग में सब सिर्फ और सिर्फ एक चीज आती है, आपके दिमाग में ये आती होगी कि एग्रीकल्चर सिर्फ और सिर्फ खेती होती है, ठीक है। लेकिन एग्रीकल्चर देखो, सबसे पहले इस एग्रीकल्चर का मतलब इस शब्द के अंदर ही छुपा हुआ है, ठीक है। इस एग्रीकल्चर का जो मतलब है वो शब्द में ही छुपा हुआ है। देखो एग्रीकल्चर जो है ना वो दो शब्द से बना हुआ है, एक एग्री, दूसरा है कल्चर, ठीक है। दूसरा क्या है? कल्चर। अब देखो एग्री और कल्चर ये दोनों के दोनों लैटिन भाषा के एक शब्द हैं। इंग्लिश मिडल इंग्लिश की जो लैटिन भाषा है उसके एक शब्द है, एक एग्रीकल्चरा, जिसमें एगर का मतलब जो होता है उसका मतलब होता है फील्ड और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन या फिर ग्रोइंग, ठीक है। तो एग्री का मतलब क्या हो गया? फील्ड, ठीक है। और कल्चर का मतलब हो गया यहाँ पर तुम्हारे लिए क्या हो गया? कल्चर का मतलब हो गया आपका ग्रोइंग बोले या फिर कल्टीवेशन बोले या फिर कल्टीवेशन बोल लो, ये बोल सकते हैं हम इसको। तो अब समझ में आया कि एग्रीकल्चर क्या है। तो देखिए एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर इज नथिंग, एग्रीकल्चर इज द साइंस, आर्ट और द प्रैक्टिस। क्या है एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर एक साइंस है, एक आर्ट है और एक प्रैक्टिस है, जिसके द्वारा एग्रीकल्चर इज द साइंस, आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेटिंग द सॉइल, सॉइल को कल्टीवेट करने का, प्रोड्यूसिंग द क्रॉप्स, क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने का, रेजिंग लाइफ स्टॉक्स। देखो यही अब समझ में आइए। अब एग्रीकल्चर हमने क्या समझा था? सिर्फ खेती, ठीक है। लेकिन खेती नहीं होती है, इसमें एक और चीज आती है हमारा, इसमें आता है पशुपालन, ठीक है। पशुपालन, पशुपालन मतलब कि अब आप भेड़ बकरियां, गाय भैंस इत्यादि ये सब चीजें भी इसमें रखेंगे। तो जब अब एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज आ गई हमारी? एक तो खेती आई गई, दूसरा हमारे पास पशुपालन आ गया। तो खेती और पशुपालन दोनों मिलकर के एग्रीकल्चर बनाते हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ खेती हमारा क्या होती है? एग्रीकल्चर। खेती और पशुपालन दोनों मिलकर एग्रीकल्चर बनाते हैं। अब कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे देखिए कि इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री, ये हमें पता है कि इंडिया एक बहुत ही ज्यादा एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट इकोनॉमी है और वैसे भी एग्रीकल्चर को क्या कहा जाता है? बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। बैकबोन कहा जाता है, मतलब इस बैकबोन बोलिए या फिर इसकी क्या है, सबसे बड़ा शेयर होता है जीडीपी में, ठीक है। इसका जो शेयर होता है वो भी जीडीपी में होता है, लेकिन हालांकि ये जो शेयर है बहुत ही ज्यादा अब घट गया है। बाकी अब हम बात करें अगर इसकी, देखिए अब और ज्यादा से ज्यादा क्या है कि भारत की सबसे ज्यादा आबादी जो है, भारत की करीब 50% आबादी आज भी एग्रीकल्चरल वर्क में शामिल है, ये भी हमको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद ये क्या कहता है कि 2/3, देखिए यहाँ पे इसने तो उल्टा इसने लिखा 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। भारत की 2/3 जो पॉपुलेशन है वो किस में है? एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है ऑलरेडी पहले से ही, ठीक है जी। एग्रीकल्चर इज प्राइमरी एक्टिविटी, एग्रीकल्चर एक ऐसी है प्राइमरी एक्टिविटी। अब देखिए इसको प्राइमरी एक्टिविटी क्यों कहा जाता है? प्राइमरी एक्टिविटी क्यों कहा जाता है पहले ये समझिए। प्राइमरी एक्टिविटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर उगाया जाता है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, यहाँ पर उगाया जाता है, सबसे मैन्युफैक्चरिंग नहीं सॉरी, यहाँ पर उगाया जाता है, क्या जाता है? यहाँ पे ग्रो किया जाता है। तो सबसे पहले रॉ कच्चा मटेरियल यहीं से मिलता है, रॉ मटेरियल यहीं से मिलेगा। अब ये अगर किसान अगर वीट उगाएगा तभी तो पार्ले जाकर क्या करेंगे? पार्ले अपना बिस्किट बनाएंगे भैया, है ना। अगर किसान ने उगाया ही ना होता तो क्या पार्ले अपना बिस्किट बना पाते?
और अगर किसान ने उगाया ना होता तो क्या हल्दीराम अपनी नमकीन बना पाते? नहीं बना पाते। तो यही समझ लीजिए कि जब किसान उगाता है तभी जाकर दूसरा होता है। इसलिए जो पहली प्राइमरी एक्टिविटी हमारी वो हो गई, वो क्या है? एग्रीकल्चर है, जो कि क्या करती है? जो प्रोड्यूस करती है बहुत सारा फूड जो कि हम कंज्यूम करते हैं। ओके, देन उसके बाद मैं बात करूं आपसे कि बिसाइड द फूड ग्रेन्स के अलावा अगर हम बात करें कि इट प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस करता है फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल भी ये क्या करता है? बनाता है। अब रॉ मटेरियल जैसे क्या बन गया आपका? रॉ मटेरियल में जैसे रबड़ हो गया, कॉटन हो गया, ठीक है, फाइबर हो गया, सिल्क हो गया, ये सारी चीजें क्या रॉ मटेरियल में आपकी आ गई, जो कि वेरियस अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए ये काम आती हैं। चलिए, अब ये अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि एग्रीकल्चर क्या होता है। तो एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर एक साइंस है, आर्ट है और प्रैक्टिस है, जिसके द्वारा हम कल्टीवेशन करते हैं सॉइल का और क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं और लाइफ स्टॉक्स को हम रेज करते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आया, ये लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक क्या है? लाइफ स्टॉक ये है हमारा, जिसे हम बोलते हैं पशुपालन। यहाँ पे पशुओं को रखना लाइफ स्टॉक में गिना जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं हम। हमारा आता है टॉपिक टाइप्स ऑफ फार्मिंग। देखिए, आज जो टॉपिक है ना हमारा, जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग, इस टॉपिक में हम सिर्फ और सिर्फ आज जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इंटेंसिव पढ़ेंगे, देन कमर्शियल, देन आफ्टरवर्ड वी विल टॉक अबाउट प्लांटेशन। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग में अगर हम देखें तो मेनली हम ब्रॉडली अगर डिवाइड करें तो 4 तरीके की फार्मिंग होती है। एक प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, एक इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, एक कमर्शियल सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है आपकी, एक कमर्शियल होती है और एक प्लांटेशन होता है। देन उसके बाद मैं बात करूं, एग्रीकल्चर एक एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये हमको पहले से पता है। ओवर these years cultivation method have changed significantly depending upon the characteristic of physical environment। देखो, अब ये हमको पता है कि जो बहुत पुराने समय से हम देखते चले आ रहे हैं कि भारत में एग्रीकल्चर जो है एक बहुत पुरानी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और जैसे जैसे समय बदलता गया, जैसे जैसे साल गुजरते गए, वैसे वैसे क्या है, जो कल्टीवेशन की जो मेथड्स हैं वो भी चेंज हो गई हैं। डिपेंड करता है कि वो अब फिर करेक्ट कैसा आपका फिजिकल इन्वायरमेंट रहा है। जैसा फिजिकल इन्वायरमेंट होगा उस तरीके से वहां पे क्या है कि चीजें बनेंगी। सोचो, अगर जमीन हार्ड ना होती तो हल कभी इंसान हल को बनाता? हल कभी नहीं बनाता अगर जमीन हार्ड ना होती। ठीक है, ऐसे ही कुछ टेक्नोलॉजिकल नो हाउ डिपेंड करता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। टेक्नोलॉजिकल नो हाउ मतलब कि लोगों को कितनी जानकारी है या फिर कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, ये सब चीजें हम जानते हैं। फिर एक सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस होती है आपकी। फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू फार्मिंग जो है आपकी सब्सिस्टेंस से लेकर कमर्शियल टाइप तक की फार्मिंग में वेरी करती है। लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखें तो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में हम देखें तो अलग अलग तरीके की फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा हम पढ़ने वाले हैं, वो आज इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसको कि अब हम देखते हैं। देखिए, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस में सबसे पहले आप समझिए कि शब्द क्या होता है। ये प्रिमिटिव का मतलब होता क्या है? देखो, प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन। क्या? प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन। सॉरी, ये थोड़ा गलत हो गया, इसको ये ऐसे लिखते हैं। हाँ जी, प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन, मतलब पुराने समय का। अब पुराने समय में किस तरीके के टूल्स वगैरह यूज किए जाएंगे, क्या चीजें होंगी, वही सब यूज करके जब आप फार्मिंग करते हो तो उसको हम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। जैसे कि दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन अ फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। ये इंडिया के कुछ ही जगह पर इस टाइप की जो फार्मिंग होती है ये होती है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है कि इसमें एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड होता है, छोटा सा लैंड होता है, जिसमें कि आप जिस पे आप फार्मिंग करोगे किससे? प्रिमिटिव टूल्स, जो पुराने टूल्स हैं आपके, उनसे आप, जैसे कि हो गया आपका, जैसे इसको हो को खुरपा बोलते हैं, डाव हो गया, डिगिंग स्टिक्स हो गई, डिगिंग मतलब गाड़ने के लिए या फिर खोदने के लिए स्टिक्स का प्रयोग करेंगे आप। फैमिली और कम्युनिटी लेबर्स का ही प्रयोग करोगे आप। इसमें कोई भी आप बाहर से लेबर लेके नहीं आओगे, आपकी फैमिली होगी या फिर आपका ही खुद का समाज होगा या फिर आपकी खुद की कम्युनिटी होगी, वही यहाँ पर खेती करेगी। तो इस तरीके की जब खेती होती है तो इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन द मॉनसून। अब ऐसी जो फार्मिंग है, अब देखो,
यहाँ पर पुराने पुराने सारे के सारे जो टूल्स हैं वो यूज करोगे आप। जब पुराने टूल्स यूज करोगे तो फिर क्या है, अब आपके पास टेक्नोलॉजिकल नो हाउ इतना खास होगा नहीं। जब टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप किसके ऊपर डिपेंड करोगे? इरिगेशन के लिए। इरिगेशन के लिए आप डिपेंड करोगे किसके ऊपर? मॉनसून के, कि इंद्रदेव वर्षा करें तो हमारे खेत में पानी आ जाए, तो तभी तो कर पाओगे, ऐसा ही होगा। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं कि दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन द मॉनसून, ये मॉनसून पे डिपेंड करती है और नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है। नेचुरल फर्टिलिटी कहने का मतलब है कि आपकी जो सॉइल है उसमें कितनी फर्टिलिटी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कैसी होने वाली है। और सुटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंट कंडीशंस क्रॉप्स ग्रो, और बाकी की जो सुटेबिलिटी होती है, बाकी इन्वायरमेंट कंडीशंस जो होती हैं उनके ऊपर ये डिपेंड करती है। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में भी हम देखें तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप की जो चीज है उसमें ये है, एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा समझ सुनने में आने वाला शब्द है स्लैश एंड बर्न मेथड। ठीक है, इस स्लैश एंड बर्न मेथड को एक नाम और इसको दिया जाता है, इसको बोलते हैं हम झूमिंग। सुना होगा आपने अभी तक छोटी छोटी क्लासेस में झूमिंग के बारे में, झूमिंग क्या होता है, झूमिंग क्या होता है। तो झूमिंग स्लैश एंड बर्न जो मेथड होता है आपका, ये आपका होता है किसमें आता है, इसको बोलते हैं हम झूमिंग। और इस तरह की जो एग्रीकल्चर होता है इसमें आप देखो झूमिंग होती है। अब झूमिंग में क्या किया जाएगा कि झूमिंग में फार्मर जो है, फार्मर क्या करेगा, एक छोटा सा जो लैंड होगा, पैच ऑफ लैंड, उसको क्या करेगा, सबसे पहला काम करेगा क्लियर। क्या करेगा? सबसे पहला काम करेगा क्लियर करेगा उसको। ठीक है, अब क्लियर करने के बाद वो क्या करेगा उसके ऊपर, है ना। क्लियर कहने का मतलब क्या है, एक छोटा सा प्लॉट लेगा, गांव में प्लॉट नहीं, खेत वगैरह होते हैं, या फिर किसी भी ऐसी जगह पे जहां पर खेत है, बहुत सी जमीन पड़ी हुई है। अब उस जमीन पे मान लो बहुत सारे पेड़ हुए पड़े हैं, बहुत सारे पेड़ हैं। अब मुझे यहाँ पर खेती करनी है, किससे? स्लैश एंड बर्न मेथड से मुझे यहाँ पे खेती करनी है। अगर मुझे यहाँ पे खेती करनी है तो सबसे पहला मुझे काम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो पेड़ हैं उन पेड़ों को काटना पड़ेगा। इन पेड़ों को मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। इन पेड़ों को काटने के बाद मैं क्या करूंगा, इनको काट दूं, या फिर यहाँ पर छोटे पेड़ हैं तो इनको क्या कर दूं, मैं जला दूं। ठीक, काटने के बाद मेरे को इन्हें प्लेन करना पड़ेगा, प्लेन करने के बाद तब जाके मैं करूँ। देन उसके बाद अब इसमें क्या होता है कि पैच ऑफ लैंड इज क्लियर्ड, प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिलीज। इसमें क्या होता है कि जो भी स्लैश एंड बर्न से होता है आपका, तो उसमें क्या एक छोटे से लैंड पे फार्मिंग की जाएगी। फार्मिंग करने के बाद उसमें जितना भी प्रोड्यूस आएगा, उससे क्या होगा कि वो इतना प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि वो अपनी फैमिली को क्या कर सके, सस्टेन कर सके, कि उनकी फैमिली भूखी ना मरे। इतना ही वो करते हैं, इतना ही उगाते हैं। देन उसके बाद आता है कि व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस, जब सॉइल की जो फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, और ये क्या करते हैं, हर बार इसी खेत पे काम करते रहते हैं। अब जब हर बार इस पे काम करते रहेंगे तो क्या होगा, इसकी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो क्या कर दे, वो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो हो जाएगी कम। अब सॉइल की फर्टिलिटी जैसे ही कम होगी, अब सोचिए यहाँ पर आप बार बार खेती कर रहे हो और आप यहाँ पे खाद का प्रयोग नहीं कर रहे हो, खाद नहीं डालोगे इसमें, क्या मैन्योर नहीं डालोगे। अगर मैन्योर आपने नहीं डाला तो फिर यहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी तो गिरनी है। जब सॉइल की फर्टिलिटी गिरी तो क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी गिरते ही यहाँ पर अब प्रोड्यूस कम होने लगेगा। फिर इसके बाद अब क्या होगा, ये लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। मान लो शिफ्ट होने के बाद कहीं और देखेंगे, एक कोई लैंड फिर देखेंगे और फिर वहां उसको फिर दोबारा क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद वहां पे जला देंगे उसको, स्लैश कर इसे क्लियर करने के बाद जला देंगे। जलाने के बाद भी जो भी होगा वहां पर वो अपनी खेती करना फिर दोबारा शुरू कर देंगे। डिक्रीज द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर द फ्रेश पाथ ऑफ लैंड, जो मैंने कहा ना कि फ्रेश पाथ ऑफ लैंड को वो क्या करेंगे, अब वहां पर काटेंगे, जलाएंगे और वहीं पे अपना दोबारा से शिफ्ट करना शुरू कर देंगे दूसरी जगह पर। जब अब यहाँ पर जब क्या होगा कि ऐसे ये 2-3 जगह करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जब इसकी सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो जाकर यहाँ पहुंच जाएंगे। जब इसकी सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाएगी तब इतने यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ आने में, फिर यहाँ से यहाँ में, इतने में क्या होगा कि अब इस वाले जो लैंड है, इस वाले लैंड की जो फर्टिलिटी है वो दोबारा बन गई होगी। अब इसकी फर्टिलिटी बन जाएगी तो अब ये लौट कर दोबारा इस वाले लैंड पर आ जाएंगे। इसको दोबारा कर, यहाँ पे भी पेड़ वगैरह
उग जाएंगे तो उनको कट करेंगे, स्लैश करेंगे, बर्न करेंगे और फिर दोबारा से यहाँ पे खेती करना अपनी शुरू कर देंगे। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज द नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी। अब इसमें इस टाइप की जो शिफ्टिंग होती है ना, शिफ्टिंग की वजह से क्या होता है, नेचर खुद अपने आप फर्टिलिटी को क्या कर लेता है, बना लेता है, फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। सॉइल थ्रू द नेचुरल प्रोसेस, इसमें क्या थोड़े से नेचुरल प्रोसेस होते हैं जैसे और लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लो। इसमें जो लैंड की प्रोडक्टिविटी होती है इस टाइप ऑफ इस तरीके की एग्रीकल्चर में, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या होता है, लैंड की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, लो हो जाती है। डज नॉट यूज फर्टिलाइजर, इसमें क्योंकि फर्टिलाइजर्स का प्रयोग आप करते नहीं हो, मॉडर्न इनपुट आप यूज करते नहीं हो, तो इस तरीके से ये हो जाता है। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस में क्या होता है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में ढो डाओ और ये पुराने जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट हैं इन सब का प्रयोग करने के बाद में आप वो किसको करते हो, फार्मिंग करते हो। अब इसी में मैं एक शब्द, एक चीज है आपकी जो मैंने आपको बताई कि जो स्लैश एंड बर्न मेथड जो है आपका, क्या जो आपका स्लैश एंड बर्न मेथड जो है आपका, वो जो है अभी स्लैश एंड बर्न मेथड को अब एक चीज कहते हैं, वो हम कहते हैं क्या, झूमिंग। जो मैंने आपको बताया कि झूमिंग कहते हैं इसको। अब झूमिंग तो कहते हैं, चलो ठीक है जी, झूमिंग कहते हैं इसको। देन उसके बाद अब ये देखो कि इस झूमिंग के अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हर जगह एक ही चीज होगी। जैसे कि देखो नॉर्थ इंडिया में ही आप देखो, टेक एन एग्जांपल फॉर द डॉग, ठीक है, डॉग का आप एग्जांपल लो। आप बिहार पहुंच जाओ, बिहार में कुत्ते को कुत्ता भी बोल सकते हैं और कुछ लोग इसको कुकुर भी कहते हैं, ठीक है। आप दिल्ली में आ जाओ, कुत्ता ही बोलते हैं इसको, है ना। और अलग अलग जगह पर आप सबको पता है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें बोलते हैं। अब आप एग्जांपल ले लेते हो, सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम किसका, इसका, जिसे हम बोलते हैं कद्दू, ठीक है। कद्दू का एग्जांपल लो तो कहीं पर लोग इसको काशी फल बोलते हैं, तो कहीं पर इसको लोग सीताफल बोलते हैं और कहीं पर लोग इसको कद्दू बोलते हैं। तो अलग अलग नाम है ना, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम हो सकते हैं, तो झूमिंग के अलग अलग नाम है। तो अब ऐसे ही हम बात कर लेते हैं कि देखो अलग अलग जगह पर किस किस कैसे कैसे नाम है। कैन यू नेम सम टाइप फार्मिंग्स। तो जब झूमिंग को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखो, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जितनी भी हैं जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, तो यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, झूमिंग कहा जाता है। कौन सी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वहां पर असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम और नागालैंड, ऐसी जगह पर इसको झूमिंग कहा जाता है। मणिपुर में अगर हम देखें तो इसको पामलाव कहा जाता है। क्या, मणिपुर में इसका नाम क्या है, पामलाव। और बस्तर जो जिला है, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला है, वहां पर इसको दीपा कहा जाता है। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी इसको दीपा ही कहा जाता है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो है, अगर हम, ये तो हमने इंडिया की बात करी, अगर हम बाहर के देशों में बात करें तो मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में इसको मिल्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में इसको मिल्पा कहा जाता है। वेनेजुएला में इसको क्या कहता है, कोनुको कहा जाता है। और ब्राजील में वही हम देखें तो रोका कहा जाता है। और सेंट्रल अफ्रीका में मसूल, और इंडोनेशिया में लदांग, और वियतनाम में इसको राय कहा जाता है। तो देखो मैंने ये जो सारी चीजें थी हमने प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में पढ़ी। तो अब हमने क्या क्या पढ़ा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में, ये एक पॉकेट, ये एक छोटे से क्षेत्र में कहीं कहीं पॉकेट्स ऑफ इंडिया, मतलब अलग अलग जगह पर, छोटी छोटी जगह पर की जाती है। और इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे स्मॉल पैच ऑफ लैंड होता है जिसपे कि प्रिमिटिव टूल्स का प्रयोग करते हैं, जैसे प्राचीन टूल का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हो, डाउ, खुरपा हो गया आपका, फावड़ा हो गया, डिगिंग स्टिक्स हो गई, फावड़ा तो नहीं हम यूज कर सकते, लेकिन इसमें क्या है, ये डाउ जो होता है आपका एक, इसे भी खोदने के लिए प्रयोग करते हैं। और ये एक डिगिंग स्टिक हो गई आपकी खोदने के लिए। अब इसके बाद फैमिली कम्युनिटी लेबर्स का प्रयोग कर लेते हैं, ये सब चीजें होती हैं। अब इसमें क्या होता है कि लोग जो होते हैं ये मॉनसून के ऊपर डिपेंड करते हैं। नेचुरल फर्टिलिटी जो सॉइल की जो होती है वो सस्टेनेबल हो जाती है, इन्वायरमेंट कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर हमने पढ़ी थी। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में हमने ये पढ़ा कि एक जगह वो किसी लैंड को स्लैश, उसको उसमें जो पेड़ काट देते हैं उस पर आग लगाने के बाद में फिर वहां पे खेती करते हैं। जब वहां की जो सॉइल है, जब उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है तो वो दूसरी जगह चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। इसी चीजें हमने देखी। फिर उसके बाद हमने स्लैश एंड बर्न मेथड को, जो अलग अलग नाम जो होते हैं वो किस तरीके के क्या क्या नाम होते हैं वो सब पढ़ा। तो मैं आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो, आपको ये चीज समझ में आई हो, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।